1970 के दशक में जमाइका नामक देश में राजनीतिक तनाव और हिंसा की स्थिति थी। तब शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए वहां के मशहूर गायक कलाकार बॉब मार्ली ने टेज शो कॉन्सर्ट का आयोजन करते हैं, जिसमें जमाइका के दो प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिससे कि राजनीतिक तनावों को कम करने में मदद मिले। तभी अचानक से हमलावरों के द्वारा बॉब मार्ली पर गोली मार दी जाती है और वे पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती की जाती है। तब बॉब मार्ली को बहुत ही दुख होता है कि उनके अपने देश के लोग ही उन्हें मार देना चाहते हैं। तो फिर चलिए बॉब मार्ली के जीवन से जुड़े तथ्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बॉब मार्लिन का जन्म 6 जनवरी 1945 को जमाइका के नाइल माइल में हुआ था। उनके पिता नॉर्मन मार्ली एक श्वेत जमाइकी थे, जो कि एक मिलिट्री अधिकारी और समुद्री यात्री थे। उनकी मां सिडिला मार्ली एक काले जमाइकी किसान की बेटी थी। बॉब की मां ने उन्हें अकेला पाला, क्योंकि उनके पिता का उनके जीवन में बहुत अधिक योगदान नहीं था। बॉब ने कम उम्र में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और स्थानीय जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने किशोरावस्था में ही संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया था और अपने समुदाय के अन्य संगीतकारों से प्रेरित हुए। नंबर 2, 1963 में बॉब मार्ली ने अपने बचपन के मित्र बनी वेलर और पीट टास का साथ लेकर द वेलर्स नामक बैंड की स्थापना की। इस बैंड ने शुरू में जमाइका के स्थानीय संगीत दृश्य में पहचान बनाई और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 1960 के दशक के अंत में द वेलर्स ने स्टार नामक एक प्रमुख जमाइका रिकॉर्ड लेबल के साथ अनुसंबंध किया। 1970 के दशक में बैंड का नाम बॉब मार्ली और द वेलर्स के रूप में बदल गया और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। बैंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय सफलता वाला एल्बम कैच अ फायर था। इसे 1973 में आइसलैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा रिलीज किया गया था। इस एल्बम ने मार्ली को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और उसके बाद रस्तांबर, वाइब्रेशन, एक्सोडस और लेजेंड जैसे प्रसिद्ध एल्बम आए। इस एल्बम में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देने वाले गाने शामिल थे, जो मार्ली की पहचान बने। बॉब मार्ली ने अपने गानों के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार व्यक्त किए। उनके गाने अक्सर सामाजिक अन्याय, गरीबी और मानवाधिकारों की समस्याओं को उजागर करते थे। नंबर 3, 1976 में बॉब मार्ली और उनके साथी संगीतकारों के ऊपर राजनीतिक हमले की कोशिश की गई, जिसे उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा गया। इस घटना के बाद भी मार्ली ने अपने संगीत और शांति के संदेश को फैलाना जारी रखा। उनके गाने जैसे गेट अप, स्टैंड अप और वार को सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के लिए प्रेरणा के रूप में देखा गया। नंबर 4, 1977 में जब बॉब मार्ली एक फुटबॉल खेल रहे थे, तब उन्हें अपने पैरों के अंगूठे पर चोट लगी। शुरुआत में इसे साधारण चोट समझा गया, लेकिन जब घाव ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर ने जांच की। जांच के बाद पता चलता है कि बॉब मार्ली को एक्रल लेटेजिनस मोनालोमा है, जो त्वचा का एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है, जो अक्सर अंगूठे या तलवे जैसे हिस्सों पर होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों में पाया जाता है जिनकी त्वचा गहरे रंग की होती है। डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि कैंसर को फैलने से रोकने के लिए उनके पैर के अंगूठों को काट दिया जाए, लेकिन बॉब मार्ली ने यह चिकित्सा निर्णय रस्ताफेरियन विश्वासों के आधार पर अस्वीकार किया। रस्ताफेरियन धर्म के अनुसार शरीर को अपवित्र करना या किसी अंग को काटना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। इस कारण से बॉब मार्ली ने पूरी सर्जरी के बजाय केवल कुछ ही हिस्सों को काटने का निर्णय किया। नंबर 5, 1980 में जब बॉब मार्ली की तबीयत तेजी से खराब हो रही थी, तब उन्होंने अपने आखिरी स्टूडियो एल्बम अपराइजिंग रिलीज किया। एल्बम का गाना रेडेप्शन सॉन्ग उनके कैंसर से लड़ने और मृत्यु के करीब होने के बारे में विचारों को व्यक्त करता है। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में अपना आखिरी दौरा किया। हालांकि उनके स्वास्थ्य की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी, लेकिन वह अपने संगीत को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। मई 1981 में जब स्थिति बेहद ही गंभीर हो गई, तो बॉब मार्ली ने जमाइका वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो वापस पहुंचने से पहले ही मियामी, फ्लोरिडा में रुक गए। करीब 36 साल की उम्र में बॉब मार्ली की मृत्यु मियामी के सीडर ऑफ बेल नाम अस्पताल में हो गई। बॉब मार्ली के आखिरी शब्द उनके बेटे जिगी मार्ली के लिए थे। उन्होंने कहा, मनी कांट बाय लाइफ, जिसका अर्थ था कि जीवन अमूल्य है और इसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। उनका अंतिम संस्कार 21 मई 1981 को जमाइका में किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल थे और उन्हें उनके गिटार, बाइबल और गांजे की डंडी के साथ दफनाया गया। उनकी समाधि उनके जन्म स्थान नाइल माइल में स्थित है, जहां लोग आज भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं।